नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो एमए फर्स्ट सेमेस्टर के हिंदी के पेपर नंबर 1 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इसके ऊपर एमए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के पेपर नंबर 1 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। बात करें हिंदी पेपर नंबर 1 का नाम मेरे प्यारे दोस्त है आपका हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इसमें कुछ टॉप 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे और एक सीरीज मतलब एक पार्ट इसका और लेकर के आएंगे, इसीलिए यहाँ पे पार्ट 1 लिखा गया है। ठीक है, तो ये अभी आज आपका केवल पार्ट 1 है, जो आपका 20 से 25 मिनट का वीडियो होता है। आराम से आप इसको देखिए, इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके एकदम फिक्स हो जाएंगे। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी से एमए कर रहे हो, सब्जेक्ट अगर आपका हिंदी है तो जरूर आप चेक कर लीजिएगा कि आपके पेपर नंबर 1 का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है या नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है, धड़ल्ले के साथ तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नहीं है मेरे प्यारे दोस्त, तो आप जरूर देख लो, कहीं पेपर नंबर 2, कहीं पेपर नंबर 3 या कहीं पेपर नंबर 4 का नाम तो नहीं है। ठीक है, इससे होगा नहीं कुछ। जब आप पेपर देने जाएंगे, वहां पर बैठेंगे तो कहेंगे सर ने जो है बहुत अच्छे से तैयारी, अंदर से आप बहुत मोटिवेट रहेंगे, सर ने अच्छे से तैयारी करा रखी थी, बता रखा था, उन चीज़ों को हमने रट लिया था, याद कर लिया था, आ जाएगा एकदम पेपर चीर फाड़ के रख देंगे। लेकिन जब वहाँ पे आप पहुँचेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर जो आपने पढ़ाया था वो तो आया ही नहीं। तो आया क्यों नहीं? क्योंकि आपने उस समय ध्यान नहीं दिया था। सर बार-बार एक ही चीज़ को बता रहे थे। क्या बता रहे थे कि ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपके पेपर नंबर 1 का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है या नहीं। ठीक है? तो जब आपका पेपर यही होगा तो क्वेश्चन भी यही आएँगे। अगर पेपर ये नहीं होगा तो आपके क्वेश्चन ये नहीं आएँगे। थोड़ा बहुत परिवर्तन हर यूनिवर्सिटी वाले कर लेते हैं, तो इसीलिए जो है आपको यहाँ पे बताए हैं। ठीक है? चलिए, अब हम बात करेंगे खंड आ वाले सेक्शन के बारे में, जिसको हम अति लघुत्तरीय प्रश्न के नाम से जानते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे भी जाते हैं लगातार। अगर देखें तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो लगातार 10-10 प्रश्न जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न के पूछती हैं। और छोटे-छोटे प्रश्न रहते हैं, उनका जवाब आपको देना रहता है। पता रहता है तो देते हैं, नहीं पता रहता तो छूट जाते हैं, आपके 2-2 नंबर चले जाते हैं। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को देखते रहना है। ठीक है? चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 आपसे मेरे प्यारे दोस्त पूछ रहा है कि भक्ति काल और भारतीय संस्कृति पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है? इसके ऊपर मेरे प्यारे दोस्त भक्ति काल और भारतीय संस्कृति पर टिप्पणी कीजिए, मतलब क्या इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, या इन दोनों के बारे में क्या जानते हैं। जो कुछ भी आप जानते हो वो बता सकते हैं। यहाँ पर उसने केवल यही बताया कि इन दोनों के ऊपर टिप्पणी करना है। अब आप कैसे करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका उत्तर हमें किस प्रकार से देना होगा। तो आप लिखेंगे आंसर कि भक्ति काल में भारतीय संस्कृति में विविध अंगों का वर्णन भक्तिकालीन भक्ति कवियों ने किया है। ठीक है, मतलब बता रहे हैं कि जो भक्ति काल था मेरे प्यारे दोस्त, उसमें भारतीय संस्कृति के बहुत सारे अंग बताए गए हैं, बहुत सारे अंगों का वर्णन किया गया है। जो उस समय के हमारे भक्तिकालीन भक्त कवि थे, उन्होंने इनका वर्णन किया है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि आध्यात्मिकता, धर्म, कर्म, भाग्य, गुरुजनों के प्रति सम्मान, परोपकार की भावना, विश्व बंधुत्व का भाव, त्याग, तप, अहिंसा, संयम, वर्ण आश्रम, धर्म आदि का उपदेश भक्तिकालीन साहित्य देता है। मतलब बताते हैं जो आपका भक्तिकालीन साहित्य है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें आप आध्यात्मिकता देखने को मिलेगा, आपको धर्म देखने को मिलेगा कि धर्म अपना जानिए, क्या है धर्म, कर्म क्या होना चाहिए, कैसे कर्म के प्रति हमें जागरूक रहना चाहिए, भाग्य के बारे में, गुरुजनों के बारे में। ठीक है, गुरुजन के प्रति सम्मान, मतलब उन्हें उनका हमारा हमें कैसे सम्मान करना चाहिए, परोपकार हमें कहाँ करना चाहिए, परोपकार की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए, बंधुत्व का भाव होना चाहिए, मतलब हम सभी को अपने पूरे विश्व को एक भाई के और भाई बहन के तौर पे जोड़ के चलें। जैसे हमारे सगे भाई बहन होते हैं वैसे अलग भी होने चाहिए। त्याग होना चाहिए आपके अंदर, तप होना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, संयम होना चाहिए, वर्णाश्रम धर्म होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्त। बहुत सारी चीज़ यहाँ पे बताई गई हैं। जैसे अभी आज के समय में देखो तो भाई भाई के बीच में त्याग नहीं रह गया है। जैसे अभी कोई छोटा भाई है, बड़ा भाई है, अभी क्या हुआ कि एक हाथ ज़मीन को लेकर के विवाद छिड़ जाए तो क्या करेंगे, एक दूसरे को मार देने के लिए तैयार हो जाएंगे कि हम तुमको मरवा देंगे, नहीं तो ये खाद ज़मीन हमें दो, और वो कह रहे हैं कि हम छोड़ेंगे नहीं, ये हमारे मारा है। तो दोनों लोग लड़ जाते हैं। तो त्याग भी आपके अंदर होना चाहिए। अगर एक हाथ ज़मीन जा रही तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना सक्षम बनो, इतना कमाओ, इतना धन एकत्रित करो कि एक हाथ ज़मीन क्या भाई, हम 10 हाथ ज़मीन लिखवा लेंगे, कोई ज़रूरी थोड़ी है कि भाई से ही लड़े जाके। तो त्याग भी होना चाहिए, तप भी होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए। ज़रूरी नहीं हर बात पे मार पिटैया ही करो। ठीक है, मार पिटैया का भी समय होता है। अहिंसा शब्द का जो पर्याय मेरे प्यारे दोस्त, ये नहीं कहा गया है कि आपको कोई मार डाले और आप एकदम चुपचाप रहें। ठीक है, मतलब ये अहिंसा का मतलब ये हुआ कि जहाँ तक हो सकता है आप बातों को, चीज़ों को टालने का प्रयास कीजिए। ठीक है, बातों से सुलटाने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं सुलट रहा है तो फिर वही आपका एक धर्म बचता है, फिर धर्म आपका काम करने लगता है वहाँ पे। ठीक है,
चलिए आगे लिखते हैं मेरे प्यारे दोस्त कि इस प्रकार भक्तिकालीन भारतीय संस्कृति के विभिन्न आधारभूत तत्वों को स्पष्ट करता हुआ एक आदर्शवादी मानदंड प्रस्तुत करता है। मतलब कह रहे हैं कि अगर इस प्रकार से आप देखें तो जो भक्ति काल था मेरे प्यारे दोस्त, भारतीय संस्कृति के विभिन्न आधारभूत तत्व हैं जो यहाँ पे बताए गए हैं, धर्म कर्म भाग्य जो कुछ बताया गया है को स्पष्ट करता हुआ एक आदर्शवादी मानदंड क्या करता है मेरे प्यारे दोस्त, प्रस्तुत करता है, अपने आप को एक आदर्शवादी के रूप में दिखाने का प्रयास करता है। ये आपके प्रश्न नंबर 1 का जवाब रहा जो आपको आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दूसरा नंबर प्रश्न पूछ रहा है कि डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य इतिहास संबंधी ग्रंथ पर प्रकाश डाली है। ठीक है, मतलब जो डॉक्टर ग्रियर्सन ने जो है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य इतिहास संबंधित ग्रंथ लिखे हैं मेरे प्यारे दोस्त, उसके ऊपर आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे कि सन 1888 ईस्वी में एशिया एशियाटिक, ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका विशेषांक, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा क्या हो रहा है कि ये देखिए यहाँ पे जो है प्रिंट में थोड़ा गड़बड़ी आ गई है, तो इस कारण से थोड़ा सोसाइटी वाला थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था। ठीक है, सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका विशेषांक के रूप में डॉक्टर सर जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा लिखित द मर्डर, सॉरी देखिए यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो जा रही, थोड़ा माइंड अपसेट है ना, थोड़ा कुछ चीज़ों को लेकर के, तो वहाँ पे फिक्स हो जा रहा है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, क्या दिया गया है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। ठीक है, आगे लिखते हैं सन 1889 ईस्वी में यह स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित हुआ। ठीक है, इसमें कुल 952 कवियों का परिचयात्मक विश्लेषण निरूपित हुआ है। मतलब बता रहे हैं कि जो आपके डॉक्टर सर जॉर्ज ग्रियर्सन जी थे, इन्होंने एक पुस्तक अपनी निकाली थी। ठीक है, एक पुस्तक इन्होंने बताई थी जिसका नाम था द मॉडर्न वार्नकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम की एक पुस्तक थी, जो 1888 ईस्वी में इन्होंने क्या की थी मेरे प्यारे दोस्त, प्रकाशित करवाई थी। ठीक है, और ये चीज़ जो है सन 1889 में एक स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया। किसमें, 1889 में इसको जो पहले इसकी एक पत्रिका आई थी, फिर जो है कुछ भाग इसके दिए गए थे, फिर इसको एक 1889 में इन्होंने क्या किया, स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में इन्होंने प्रकाशित करवाया, और इसमें कुल मिला के 952 कवियों का परिचयात्मक विश्लेषण निरूपित किया गया। मतलब 952 कवियों के बारे में यहाँ पर बताया गया, उनके परिचय के बारे में, वो किन प्रकार के साहित्यों को लिखना पसंद करते हैं, किसके पक्ष में ज़्यादा रहते हैं, ये सब बताया गया है। प्रश्न नंबर 3 को ओर चलते हैं। तो पूछ रहा है कि आदिकालीन साहित्य की 4 विशेषताएं आपको बतानी है मेरे प्यारे दोस्तों। आप यहाँ पर लिखेंगे कि आदिकालीन साहित्य की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता इसकी मेरे प्यारे दोस्त क्या है कि आश्रय दाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। मतलब कह रहे हैं कि जो आपके शरण में आ रहा है, ठीक है, या जो आप कह सकते हैं आश्रयदाता, आप कह सकते हैं जो आश्रय देता है, ठीक है, जो आश्रयदाता होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, उनकी अतिशयोक्ति प्रशंसा की गई है। मतलब अतिशयोक्तिपूर्ण का मतलब ये हुआ कि लिमिट ही नहीं है। जैसे आप कह दो कि अरे भैया आप तो पूरा भी बादल चीर सकते हो, अभी ये कर सकते हो सकते हो, उस प्रकार की प्रशंसा यहाँ पर बताई गई है। दूसरा यहाँ पे जो विशेषता है मेरे प्यारे दोस्त, वीर और श्रृंगार का सजीव चित्रण आपको मिलेगा। जब उसको आप पढ़ेंगे तो आपके अंदर एक जोश उत्पन्न होगा मेरे प्यारे दोस्त। तो इस प्रकार से वीर और श्रृंगार का दोनों का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। तीसरी विशेषता बताया गया है ऐतिहासिकता का अभाव। इसमें ऐतिहासिकता का क्या है मेरे प्यारे दोस्त, अभाव है। और चौथी विशेषता ये है कि संकुचित राष्ट्रीयता बताई गई है। क्या है, संकुचित राष्ट्रीयता, मतलब कि एक राष्ट्रीयता का भाव आप समझ सकते हैं कि एक जगह विशेष से ले लिया गया है, एक स्थान विशेष से इस तरीके से लिया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि 3 रासो काव्य परंपरा के ग्रंथों का नामोल्लेख कीजिए। ठीक है, 3 रासो काव्य परंपरा के ग्रंथों का नामोल्लेख करना है। तो पहला मेरे प्यारे दोस्त आपका आ जाता है संदेश रासक, ये अब्दुल रहमान ने लिखा था मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा आपका आ जाता है पृथ्वीराज रासो, ये चंद्र बरदाई ने लिखा था। और तीसरा आपका आ जाता है परमाल रासो, जिसे जगनिक जी ने लिखा था। ठीक है, ये आपको तीनों याद रखना है, संदेश रासक, अब्दुल रहमान, पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई, और परमाल रासो जगनिक जी ने। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसके बारे में यहाँ पर याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 5वां नंबर। तो 5वां नंबर मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है
कि रासो काव्य परंपरा में पृथ्वीराज रासो का स्थान निर्धारित कीजिए। जो रासो काव्य परंपरा रही है मेरे प्यारे दोस्त, उसमें पृथ्वीराज रासो का क्या स्थान रहा है, इसको यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, तो इस प्रश्न में मेरे प्यारे दोस्त आप इसका जवाब कुछ इस प्रकार से देंगे कि रासो काव्य परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण रचना चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो है। मतलब बताते हैं जो आपकी रासो काव्य परंपरा है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आप रचना कह सकते हैं या जो कुछ भी कह सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट रचना जो थी वो चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई थी, पृथ्वीराज रासो थी। ठीक है, आगे लिखते हैं पृथ्वीराज रासो के रासो से पूर्व या इसके पश्चात, क्या मेरे प्यारे दोस्त, पृथ्वीराज रासो से पूर्व, पूर्व का मतलब होता है पहले, ठीक है, और उसके पश्चात मतलब उसके बाद में रासो ग्रंथों में पृथ्वीराज रासो अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मतलब बताते हैं कि उससे पहले जो रचनाएं हुई हैं या उसके बाद जो हुई हैं, उन सभी में जो है जो पृथ्वीराज रासो है मेरे प्यारे दोस्त, वो अपना स्थान इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, आगे लिखते हैं भाव के प्रस्तुतिकरण और रस परिपाक, क्या मेरे प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार से उसमें भाव का प्रस्तुतिकरण किया गया है, जिस प्रकार से उसमें रसों का प्रयोग किया गया है मेरे प्यारे दोस्त की दृष्टि से जो सफलता इसमें मिली है वह अन्य किसी रासो ग्रंथ को नहीं मिली है। मतलब बता रहे हैं जिस प्रकार से इसमें भाव का प्रस्तुतिकरण किया गया है रस परिपाक की दृष्टि से मेरे प्यारे दोस्त, मतलब जिस प्रकार से उसमें रस का प्रयोग किया गया है उस प्रकार से आपको अन्य रासो ग्रंथों में देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे लिखते हैं कि कला पक्ष की दृष्टि से भी यह ग्रंथ अपने आप में बेजोड़ है। मतलब कह रहे हैं अगर कला पक्ष की दृष्टि से देखें तो ये भी अब अपने आप में क्या है मेरे प्यारे दोस्त, बेजोड़ है। इसका भाषा सौष्ठ भी सराहनीय है। इसका भाषा भाषा मेरे प्यारे दोस्त, इसमें सौष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है, ये भी क्या है अपने आप में सराहनीय है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसकी विशेषता के बारे में या इसके स्थान के बारे में यहाँ पर बता सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो छठा नंबर प्रश्न मेरे प्यारे दोस्त आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मैथिल कोकिल, क्या मेरे प्यारे दोस्त मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, आपको यहाँ पर बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका जवाब आप देंगे कि मैथिल कोकिल जो है वो विद्यापति जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विद्यापति जी को कहा जाता है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक एक लाइन के क्वेश्चन है, इनको तो आप आराम से याद ही कर सकते हैं। सातवां नंबर प्रश्न जो है मेरे प्यारे दोस्त आपसे पूछ रहा है कि शुक्ल जी ने भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है। शुक्ल जी ने जो है भक्तिकाल की समय सीमा क्या मानी है, क्या, तो यहाँ पर आप लिखेंगे संवत 1375 से लेकर के 1700 तक को जो है शुक्ल जी ने जो है मेरे प्यारे दोस्त भक्तिकाल की सीमा मानी है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आठवां नंबर, तो आठवां नंबर यहीं पर पूछ रहा है कि जैन साहित्य के 3 प्रमुख ग्रंथों का नामोल्लेख कीजिए मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि जैन साहित्य के 3 प्रमुख ग्रंथ निम्नलिखित हैं। पहला उसमें आ जाता है क्या मेरे प्यारे दोस्त, पौमचर्यु, क्या पौमचर्यु, जिसे स्वयंभू जी ने लिखा है। किसने लिखा है, स्वयंभू जी ने लिखा है पौम चरित्र को। दूसरा आपका मेरे प्यारे दोस्त आ जाता है, क्या आ जाता है, नागकुमार चरित, ये आपका पुष्पदंत है। ठीक है, उसके नागकुमार चरित जो है पुष्पदंत जी ने लिखा है। और तीसरा आपका आ जाता है भविष्यत कहा, ये आपके धनपाल जी ने लिखा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप तीनों का नाम यहाँ पर याद कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां नंबर पूछ रहा है कि ग्रियर्सन का पूरा नाम लिखिए मेरे प्यारे दोस्त। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इनका नाम था डॉक्टर सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनका पूरा नाम था। ठीक है, क्या नाम था, डॉक्टर सर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इनका पूरा नाम था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 10वां नंबर प्रश्न आपसे यहीं पर पूछ रहा है कि डॉक्टर ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का नामोल्लेख करना है। ठीक है, आपको जो डॉक्टर ग्रियर्सन ने साहित्य ग्रंथ लिखे, इतिहास ग्रंथ, सॉरी यहाँ पे साहित्य निकल रहा है मुझसे, देख लीजिएगा। ठीक है, इतिहास ग्रंथ जो है इसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो लिखेंगे, इसमें इन्होंने लिखा था मॉडर्न वार्नकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो है इनके जो है इतिहास ग्रंथ का नाम था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो कि 11 नंबर प्रश्न है। पूछ रहा है कि नाथ साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। इसमें आपको मेरे प्यारे दोस्त नाथ साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां जो है उसके बारे में बताना है। तो इसका जवाब आप कुछ इस प्रकार से देंगे मेरे प्यारे दोस्त कि नाथ पंथ की दार्शनिकता जो है मेरे प्यारे दोस्त सैद्धांतिक रूप से शैव मत के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है, तो ये जो आपकी नाथ पंथ है मेरे प्यारे दोस्त, इसकी दार्शनिकता अगर आप देखें तो सैद्धांतिक रूप से किस में आती है, शैव मत के अंतर्गत आती है, किंतु व्यवहारिकता की दृष्टि से उसका संबंध हठ योग से है। ठीक है, अगर आप सैद्धांतिक रूप से देखते हैं तो शैव मत से संबंधित है, और अगर आप इसको व्यवहारिक रूप से देखते हैं तो ये हठ योग से संबंधित है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि नागपंथ की
ईश्वर संबंधित भावना शून्यवाद है। मतलब बताते हैं नागपंथ में जो ईश्वर की भावना की गई वो शून्य के बराबर की गई है, मतलब शून्यवाद माना गया है, जिसे कबीर ने सहज शून्य या सहल आदि नामों से क्या किया है, व्यक्त किया है। किसके नाम से? तो कबीर जी ने इसको सहज शून्य के नाम से या सहल के नाम से जो है मेरे प्यारे दोस्त वो आप कह सकते हैं पुकारा है या बताया है। ठीक, थोड़ा बहुत अगर आपको चिड़ियों उड़ियों की आवाज़ आ रही है तो अब हम लोग गांव के रहने वाले हैं तो इनको आवाज़ बंद नहीं करवा सकते हैं, तो आप अपना एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा बहुत अगर डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, आगे लिखते हैं कि योगियों की साधना अव्यक्त विकट होती है। क्या होती है मेरे प्यारे दोस्त? अव्यक्त और विकट होती है। जो योगियों की साधना होती है उसको आप व्यक्त नहीं कर सकते। अव्यक्त का मतलब हुआ जो आप व्यक्त नहीं कर सकते। अव्यक्त और विकट होती है, विकारों के भीतर से निर्वाक सॉरी निर्विकार। क्या मेरे प्यारे दोस्त? विकारों के भीतर से निर्विकार तत्वों का साक्षात्कार पा लेना निसंदेह कठिन साधना है। आगे लिखते हैं अंजन कालीदेव ने निरंजन ब्रह्म को उसी प्रकार पा लेना जिस प्रकार तिल में से कोई तेल निकाल लेता है, योगी का लक्ष्य है। ठीक है, मतलब बताते हैं कि अंजल कालीदेव जो है अन सॉरी अंजन काली देव से निरंजन ब्रह्म को उसी प्रकार पा लेना होता है जिस प्रकार से कोई तिल में से तेल निकालता है, उसी प्रकार से। ठीक है, और यही योगी का क्या होता है, लक्ष्य होता है, उसी का टारगेट होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12 नंबर तो पूछ रहा है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया था मेरे प्यारे दोस्त? तो यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तर में कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? गारसा दा तासी ने किया था। किसने किया था मेरे प्यारे दोस्त? गारसा दा तासी जी ने किया था। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न जो है 13 नंबर पूछ रहा है गारसा दा तासी के इतिहास ग्रंथ का नामोल्लेख कीजिए। तो उन्होंने मेरे प्यारे दोस्त इस्तवार दा ला क्या इस्तवार दा ला लितरात्यु लितरात्यूरे, ठीक है, लितरात्यूरे इंदुई ए हिंदुस्तानी। ठीक है, ये इनके जो है क्या ग्रंथ का नाम था, ये आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। थोड़ा कठिन नाम है लेकिन जो है याद तो करना ही पड़ेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो पूछ रहा है गारसा द तासी कहाँ के विद्वान थे मेरे प्यारे दोस्त? तो गारसा द तासी जो थे ये फ्रांसीसी विद्वान थे। कहाँ के थे? फ्रांसीसी विद्वान थे, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। 15 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं तो वो पूछ रहा है गारसा द तासी अपने ग्रंथ को किस भाषा में लिखा है? ठीक है, गारसा द तासी ने जो है अपने ग्रंथ को किस भाषा में लिखा है मेरे प्यारे दोस्त? तो उन्होंने जो है अपनी फ्रेंच भाषा में इस ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है आपसे मौलवी करीमुद्दीन के इतिहास ग्रंथ का नाम लिखिए। जो मौलवी करीमुद्दीन ने जो है एक इतिहास ग्रंथ लिखा था उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त उत्तर आप देंगे क्या तबका तबका तुसास या तजा तजकी हाँ तजकीरा ई स्वरा ई हिंदी। ठीक है, ये 1848 ईस्वी में आपका लिखा गया जो है ग्रंथ था। किसने लिखा था? मौलवी करीमुद्दीन जी ने लिखा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर तो पूछ रहा है कि शिव सिंह सेंगर के इतिहास ग्रंथ का नाम लिखिए मेरे प्यारे दोस्त। तो आप लिखेंगे शिव सिंह सरोज ने शिव सिंह सरोज क्या बोलते हैं शिव सिंह सरोज जो है इनके ग्रंथ का नाम था। ठीक है, और ये 1878 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुआ था। आप यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, ये शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित इतिहास था, शिव सिंह सरोज। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो पूछ रहा है मिश्र बंधुओं के नाम लिखने हैं आपको। तो मेरे प्यारे दोस्त आप लिखेंगे पंडित गणेश बिहारी मिश्र, ये पहले थे। दूसरे डॉक्टर श्याम बिहारी मिश्र और तीसरे आपके सुखदेव बिहारी मिश्र। ये तीनों जो थे आपके मिश्र बंधु के नाम से कहलवाए थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त? आपसे पूछ रहा है कि मिश्र बंधु कहाँ के निवासी थे, आपको बताना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त आप जवाब देंगे कि जो मिश्र बंधु थे वो मेरे प्यारे दोस्त इटौज़ा जिला लखनऊ के निवासी थे। कहाँ से? इटौज़ा जिला जो है लखनऊ के निवासी थे, आपको यहाँ पे बताना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि मिस्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ का नाम लिखिए मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पे आप लिखेंगे
कि मिस्र बंधुओं ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था उसका नाम था मिस्र बंधु विनोद। क्या था मेरे प्यारे दोस्त? मिस्र बंधु विनोद, ये इनके इतिहास का नाम था। अगला प्रश्न जो है पूछ रहा है 21 नंबर की आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का क्या नाम है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास का क्या नाम है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप सभी को पता है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास का नाम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं तो पूछ रहा है मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा है? प्रश्न नंबर 22 पूछ रहा है कि डॉक्टर राजकुमार वर्मा के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? तो आप लिखेंगे हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो है ये इनके हिंदी साहित्य के इतिहास का इतिहास का नाम है। राजकुमार जी के द्वारा लिखा गया, ठीक है। सन 1938 में ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं 23 नंबर। तो पूछ रहा है कि बाबू श्याम सुंदर दास के इतिहास ग्रंथ का नाम लिखना है मेरे प्यारे दोस्त। तो उन्होंने हिंदी कोबित माला जो है 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, ये उन्होंने लिखा था, ठीक है। 24 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन जिसे आप कह सकते हैं। पूछा गया है कि एडविन ग्रीव्स, क्या मेरे प्यारे दोस्त, एडविन ग्रीव्स के इतिहास ग्रंथ का नाम लिखना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर जो है ये एडविन ग्रीव्स जी ने लिखा था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है आपका दिया गया है 25 नंबर कि पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय के इतिहास ग्रंथ का नाम बताना है मेरे प्यारे दोस्त। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि हिंदी भाषा और उसके साहित्य का विकास, ये जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय ने इतिहास ग्रंथ लिखा था मेरे प्यारे दोस्त। ये 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।